हाँ नहीं नहीं, प्रतीक कुमार मिश्रा जो इस बार सिलेक्ट हुए हैं 235 रैंक, वो भी सिविल इंजीनियरिंग से ही है। महाराष्ट्र, अच्छा अच्छा, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में कहाँ है? नागपुर। अच्छा, आपकी शायद हमसे बात हुई थी। अच्छा, बात हुई थी अभी कल तो अच्छा, लास्ट मंथ। तो आपका क्या है? बीएससी? अच्छा, राजधानी कॉलेज, पूर्वांचल। तो पूर्वांचल से, हाँ, तो पूर्वांचल से कौन कौन से सब्जेक्ट में? अच्छा, मैथ है ना? हाँ, तो मज़े करो। मैथ है तो बायो वालों को दिक्कत होती है, वो समझते नहीं। हमारा काम है गाइड करना, मिसगाइड करना नहीं। वो बायो वालों को दिक्कत हो जाती है। एक लड़का जिद कर रहा था, हम कहे भाई कोई और ऑप्शनल ले लो, इसमें दिक्कत हो जाएगी, आगे चल के फंस जाओगे तो हम ही को याद करोगे। हाँ, बुरे कर्मों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए नहीं कि सर फंसा दिए। तो दिक्कत हो जाती है बिना मैथ का। ये है, तो ये स्टार्टिंग। तो पहले हम लोग पेपर 1 करेंगे, ठीक, फिर हम लोग पेपर 2 करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपका, बोथ पेपर 250 मार्क्स इंटू 2, ठीक। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपका 250-250 नंबर का है। हमको दोनों पेपर में पहले तो हम आपको जनरल आउटलाइन दे दें कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए अच्छे स्कोर के लिए, ठीक। इन पेपर 1, इन पेपर 2, इन बोथ केसेस वी हैव 2 कंपल्सरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए 1, 2, 3, 4. 1 is compulsory. Section B 5, 6, 7, 8. 5 is compulsory. Each question 50 marks. 50 marks each question. और ये डिवीजन भी होता है, ए बी सी डी ई और ए बी सी डी और ए बी सी। तीन ही फॉर्मेट है। 2 क्वेश्चन का फॉर्मेट अब ख़त्म हो गया, वो हमारे समय में भी कम ही आता था, हम लोगों के पिताजी के समय में आता था। हमारे समय में 600 का होता था, 300 का होता था। 2013 के पहले, ये मत समझना हम बहुत पुराने हैं, ठीक। तो 2013 के पहले 600 का होता था, 2 ऑप्शनल होता था, ठीक। हम इसी बात पे कल फोकस कर रहे थे। तो ये जो है कि ऑप्शनल सिलेक्शन जो है वो सही से होना चाहिए। यहाँ पे हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। एक, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है और वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक। एक होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है और वो ना फ्रस्ट्रेट होते हैं ना ये होते हैं, उनका एम कहीं और होता है, ठीक। जैसे कई स्टूडेंट हमारे भी हैं जो MBA करने चले गए, 2 अटेम्प्ट दिए MBA करने चले गए, 3 अटेम्प्ट दिए MBA करने चले गए, वो अलग है। एक होता है जिनका नहीं होता है और वो जानते हैं कि क्यों नहीं हुआ। हम खूब अच्छी तरह से जानते थे कि हमारा क्यों नहीं हुआ,
और वो बार बार हम जो गलतियां होती हैं वो हम बताते रहते हैं। तो ऑप्शनल सिलेक्शन में आपको सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा अंडरस्टैंडिंग कहाँ है, हम कहाँ पे हैं। हम न्यूज़पेपर में पढ़ के या इसमें पढ़ के कि इनका इस सब्जेक्ट से हो गया तो हम भी ये सब्जेक्ट ले लें, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग कहाँ है। अब हम जो है जो हॉस्टल में थे IIT हॉस्टल में सब लोग कहें कि भाई 2 साइंस ऑप्शनल लो नहीं, 1 ज्योग्राफी ले लो। वो सबसे बड़ी गलती रही। ज्योग्राफी में ह्यूमैनिटीज़ में हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था बचपन से। अलग बात है कि टेंथ में सोशल स्टडीज़ में 81 आ गया था, बट हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, ना तो राइटिंग में ना तो इसमें। ठीक आगे आगे हम पता चलेगा कि साइंस में हमारा फ्लो अच्छा है, क्योंकि हम साइंस शौक से पढ़ें, फोर्स से नहीं पढ़ें। साइंस हम शौक से पढ़ें और हमको ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर चीज़ का कारण होता है। तो ये है। तो सबसे बड़ी बात तो आप लोग भी कारण पे ध्यान दीजिएगा, ठीक, कि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। ठीक, हिस्ट्री में भी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ का नॉलेज नहीं है, हिस्ट्री में भी कोई ना कोई चीज़ का कारण होता है। लाइक ताजमहल क्यों बना? हाँ, एकदम सही है, हम आपको 10 में 5 नंबर दे देंगे, एकदम सही है। बट ये भी तो सोचिए कि उस समय मुगल पीरियड का सबसे ग्लोरियस पीरियड था। सब लोग खा पी रहे थे, सबके पास एम्प्लॉयमेंट थी, खजाना जो है भरा हुआ था। तो अब अगला खर्च कहाँ होगा? आर्ट एंड कल्चर पे होगा। तो अब मुमताज़ होती ना होती, ताजमहल बनना ही बनना था। तो मेन कारण तो वो है, मेन कारण, इमीडिएट कारण तो वो है। ये मेन कारण तो ये है। इमीडिएट रीजन हम मान सकते हैं कि मुमताज महल थी। तो हर चीज़ का कारण होता है। साइंस में ये कारण क्लियर होता है, ह्यूमैनिटीज़ में हमको ऐड करना पड़ता है। ठीक, तो ये है। तो सेक्शन ABCD, इसमें आप कंपलसरी जो है वो कौन कौन से टॉपिक से आता है, वो जब भी टॉपिक स्टार्ट होगा हम आपको बता देंगे। ठीक, पेपर 1 में कहाँ कहाँ से आता है और हमको फोकस कहाँ पे करना है, पेपर 2 में कहाँ कहाँ आता है और हमको कहाँ से फोकस करना है। ठीक ना, अब आ जाइए कि हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे, ना तो हम लोग, हमारे लिए सब बराबर हैं, BTech हो MTech हो। कई स्टूडेंट ऐसे भी हमारे पास आए हैं जो 12th के बाद जो है BSc के बाद जो है लॉ में एडमिशन ले लिए, फिर भी केमिस्ट्री ऑप्शनल रखें। MSc ज्योग्राफी में ले लिए बट केमिस्ट्री ऑप्शनल रखें। तो हमारे पास तो हर तरह के स्टूडेंट आते हैं। तो हम ना BSc करवाएंगे, ना MSc करवाएंगे, ना PhD करवाएंगे। उतना ही पढ़ाएंगे जितने में आप 5 क्वेश्चन लिख सकें, 5 क्वेश्चन आप लिख कर आ सके। ठीक, 5 क्वेश्चन आप लिख के आ सके। 5 क्वेश्चन आता है 180 मिनट में, 180 मिनट में। ठीक, 185 डिवाइडेड बाई 5 क्या आता है? CSET भी है, ध्यान से। हाँ, 36, मतलब 36 मार्क्स इच नहीं, एकदम पाँचों बराबर है नहीं। ट्राई करोगे बराबर करने का तो डैमेज हो जाएगा, फिर कोई काम का नहीं बचेगा। 3 क्वेश्चन हमको अच्छे से लिखना है, 3 क्वेश्चन अच्छे से लिखना है, 2 एवरेज आंसर, 2 एवरेज, 3 क्वेश्चन। ठीक, 3 क्वेश्चन अगर अच्छा होगा तो आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे 35। हम लोएस्ट 70 to 80% मार्क्स हम देते हैं सिविल सर्विसेज में। ठीक, 70 to 80%। ठीक, हम इसका लोएस्ट एंड ले रहे हैं 70%। आपको 3 अच्छे क्वेश्चन पे 105 नंबर मिलेंगे।
दो एवरेज। अब हम 3 क्वेश्चन आपका पढ़ चुके हैं, तो अब हम आपको एवरेज को भी एभव एवरेज मानेंगे। ठीक, कि अगर स्टूडेंट के पास टाइम होता तो अच्छा रिप्रेजेंट करता। दो एवरेज, एवरेज का हम लोएस्ट माने, एवरेज का हम 55 माने, 25 नंबर 50%। अगर आपको दोनों में आता है तो आप 155 पे हैं। 50 to 55 हम मानते हैं कि एवरेज है। ठीक, 50% to 55% एवरेज मार्क्स है। हम इसका भी लोएस्ट मान रहे हैं 50%, तो भी आपको 155 आ रहा है। और अगर आप सब को 36 मिनट देते हैं और अगर हम एवरेज का हाईएस्ट भी आपको दें 28 नंबर, तो 28 × 5 क्या हो गया, 140। सबसे पहला लेसन आपको यही है कि 3 अच्छे क्वेश्चन लिखना है। हम 5 को बराबर कर नहीं सकते, 3 अच्छे लिखना है, 2 एवरेज आपको लिखना है। ठीक, और इससे आप मार्क्स 150 क्रॉस कर सकते हैं और इससे आप हमेशा 150 के बिलो ही रहेंगे। ठीक, पहला ये है। ठीक, सेकेंड, अब आ जाइए कि कुछ टॉपिक होते हैं रिप्रेजेंटेशन वाले, बिग टॉपिक रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक हैं, और स्मॉल टॉपिक जो हैं, जो हर पेपर में है, वो क्या है कि वहाँ रिप्रेजेंटेशन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। जैसे कमिंग टू आवर पेपर 1 सिलेबस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये आपके 4 टॉपिक हैं। सॉलिड स्टेट ये आपका 4 टॉपिक, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, फेज इक्विलिब्रियम। ठीक, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सरफेस, ये फोटो केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। फिर आ जाता है कोऑर्डिनेशन, बायो इनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेशन प्लस ऑर्गेनोमेटेलिक्स, बायो इनऑर्गेनिक एंड P ब्लॉक, F ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारा छोटा सा इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ये है हमारा ये है। ठीक, ये हाँ तक है। अगर हम देखें तो हम
इनको मानते हैं यूनिट 1, यूनिट 1, यूनिट 1। इसमें हमारा है गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, फेज, इलेक्ट्रो काइनेटिक्स, फोटोकेमिकल, सरफेस, यूनिट 1। ठीक। और यूनिट 2 हम मानते हैं इनको एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये केमिकल बॉन्डिंग, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, कोऑर्डिनेशन, बायो इनऑर्गेनिक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। 2 यूनिट में ब्रॉडली डिवाइडेड है। ठीक, ये हमारा डिवीजन है। ठीक, जनरली हमारा जो है वो हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट होंगे। गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, फेज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, फोटोकेमिस्ट्री, देन सरफेस केमिस्ट्री। ठीक, यूनिट 2 से एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग को हम इनऑर्गेनिक के साथ मर्ज किए हैं। इसका कारण ये है कि केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट मोर क्लोजर टू इनऑर्गेनिक। ठीक, मोर क्लोजर टू इनऑर्गेनिक। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी शेप ऑफ ऑर्बिटल वगैरह जो हैं वो हमारा इनऑर्गेनिक से क्लोजर है। अगर हम इसको यूनिट 1 में खास करके सॉलिड स्टेट और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा देते हैं, फिर जब हम कोऑर्डिनेशन ओएमसी पढ़ाना शुरू करते हैं तब तक आप सब भूल जाते हैं। ठीक, फिर से उसको रिवाइज करवाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे तो होते नहीं पहले कि आप लोग रोज़ रिवीजन करें। होते हैं, बट ये तो यूनिट 1, यूनिट 2। नाउ सेक्शन ए जो होता है जनरली हमारे क्वेश्चन का, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, लिक्विड, सॉलिड। जनरली आजकल यूनिट को छोड़ दिया है, आजकल यूनिट मिक्सिंग शुरू हो गया है। ठीक, ये हम जनरल बता रहे हैं। सॉलिड, गैसियस, थर्मो और फेज, ये सेक्शन ए में होता है। सेक्शन बी में जनरली इलेक्ट्रो, कोऑर्डिनेशन, काइनेटिक्स, सरफेस, फोटो, पी ब्लॉक, बायो इनऑर्गेनिक और एफ ब्लॉक होता है। डिटेल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको भिजवा देंगे। ठीक, हम आपको दिलवा देंगे, भिजवा नहीं, आप लोग तो ऑफलाइन हैं। ठीक, तो 40 से 50 का कंट्रीब्यूशन इसका है, 40 से 50 का कंट्रीब्यूशन इसका है। लिक्विड स्टेट 10 से 20, 10 से 20। सॉलिड स्टेट। ठीक, ये यूनिट आपको मिनिमम 100 का है, मैक्सिमम इसमें जो जा सकता है वो 140 जा सकता है, जो कि रेयर है, रेयर है 140। गैसियस स्टेट 10 से 20, थर्मोडायनेमिक्स 30 to 50, फेज 10 से 20। ये यूनिट जो है वो एज लो एज 50, एज हाई एज 90, 100 के बिलो होता है। इलेक्ट्रो
कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रो 30 से 40, काइनेटिक्स 30 से 40, 10 से 20, 10 से 20। ये भी यूनिट आपका जो है वो 80 से एज हाई एज 120 तक, जो कि रेयर है। पी ब्लॉक 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20, 60 to 70 मार्क्स, ये आपका 92, और यही आपका प्योर इनऑर्गेनिक का कंट्रीब्यूशन है 130। एक्सेप्शन अगर हम मान ले ईयर 2016 को एक्सेप्शन मान लें, जिस समय 175 नंबर इनऑर्गेनिक से पूछा था, 175 इनऑर्गेनिक से पूछा था। इनऑर्गेनिक में अगर देखिए तो मोस्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो कोऑर्डिनेशन प्लस ओएमसी का है। उस समय भी था, उस समय भी उस 175 में डिटेल एनालिसिस हम दे देंगे, उसमें देख लीजिएगा। बट हमारे याद से 100 या 120 कोऑर्डिनेशन ओएमसी का वेटेज था। ठीक, कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक हमको बहुत कम पढ़ना है, लेकिन कोऑर्डिनेशन और ओएमसी हमको पूरा पढ़ना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 12th यूपीएससी नोमेनक्लेचर टू एडवांस स्टडी ऑफ मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, ये कंप्लीट करना है हमको। ऑर्गल डायग्राम वगैरह जो आपको बीएससी में कह दिया गया होगा कि एमएससी में पढ़ना, ठीक, तो वो डिटेल यहाँ पे करना है। ठीक, तो ये हमारा है पूरा का पूरा। डेट मीन्स ईच यूनिट को अगर हम एवरेज मान लें तो 100 मार्क्स का आ रहा है। 400 का पेपर आता है, आपको अटेम्प्ट 250 करना होता है। ठीक, ईच यूनिट का वेटेज है। स्कोरिंग यूनिट्स हैं, ये स्कोरिंग है, स्कोरिंग यूनिट है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक अगर आप अच्छे से रट्टा लगाए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस है लिखने का, तो इनऑर्गेनिक इज मोस्ट स्कोरिंग, इनऑर्गेनिक इज मोस्ट स्कोरिंग। ये जो आप लोग एक होता है कि इनऑर्गेनिक में नंबर ही नहीं आता, मोस्ट स्कोरिंग। इनऑर्गेनिक का टॉपिक, इसका स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इसमें आप एज हाई एज 80% मार्क्स ला सकते हैं। कंपल्सरी क्वेश्चन, कमिंग टू कंपल्सरी क्वेश्चन का जो सेक्शन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, इसमें 4 कंपल्सरी 1 आने का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। ठीक, अगर हम 10 आउट ऑफ 10 ईयर लें तो 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, गैसियस स्टेट 7 आउट ऑफ 10, मतलब 70% फ्रीक्वेंसी जो है इन टॉपिक्स का है, और ये कंपलसरी में आते हैं। कंपलसरी सबको करना होता है। ठीक, इधर से इलेक्ट्रो, कोऑर्डिनेशन, बायो इनऑर्गेनिक, और ये जो छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, ये दोनों बड़े हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं। इनके बारे में हम आपको बता दें कि आपको ये सोच लेना है कि ये जो मिनिमम 20 नंबर और मैक्सिमम 40 नंबर आपको अभी आ गया,
अब आगे तैयारी आपको 210 से 230 का ही करना है, क्योंकि ये इतने छोटे टॉपिक हैं, 7-8 पेज में ख़त्म हो जाता है और ये आना ही आना है। वैसे तो आजकल 2013 के बाद तो सारे टॉपिक हम कोई टॉपिक इग्नोर नहीं कर सकते, जब से सिंगल ऑप्शनल हुआ है। जब एक ऑप्शनल था, जब 2 ऑप्शनल थे, तब तो 3 महीने में ही केमिस्ट्री ख़त्म हो जाता था। 3 महीने में ही 2 यूनिट इसमें पढ़ा देते थे, एक ये वाला यूनिट और एक ये वाला यूनिट। इलेक्ट्रो एज हाई एज 110 नंबर का पूछता था। ठीक, ये आपका है कंपलसरी। तो इन टॉपिक्स पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान आपको भी देना चाहिए और हमको भी देना चाहिए। बायो इनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेशन, फोटो, सरफेस तो वो तो वैसे ही हैं। इलेक्ट्रो इसमें, और इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नाउ पढ़ेंगे हम लोग इसी सीक्वेंस में। ठीक, पहले यूनिट 1, फिर यूनिट 2। यूनिट 1 में भी गैसियस स्टेट, पहले थर्मोफेज, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, फोटो, सरफेस। ठीक, नाउ न्यूमेरिकल वाले टॉपिक, न्यूमेरिकल टॉपिक जो है वो ये है 100%, 100% इनसे न्यूमेरिकल ही आती है। गैसियस थर्मो न्यूमेरिकल का टॉपिक है, गैसियस स्टेट, और न्यूमेरिकल का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। न्यूमेरिकल 100% न्यूमेरिकल, 100%। मतलब आप देखिए करीब करीब सारे टॉपिक से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। फेज छोड़कर, फेज इधर छोड़ दीजिए। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता, 1-2 न्यूमेरिकल है वो हम करवा देते हैं। ठीक, तो ये है, तो न्यूमेरिकल का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल डायरेक्ट थियोरेटिकल, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन, 4 तरह के होते हैं। डायरेक्ट थियोरेटिकल का वेटेज लिस्ट है, आजकल आते ही नहीं। डायरेक्ट थियोरेटिकल से मेरा मतलब है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, एक्सप्लेन। ठीक, डायरेक्ट थियोरेटिकल से हमारा मतलब है स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, तो डायरेक्ट थियोरेटिकल अब कम हो रहे हैं। ठीक, लेकिन 2023 जो है एक थ्रेटनिंग दे के गया, जहां की डायरेक्ट थियोरेटिकल 160 नंबर का है। बहुत दिन बाद, हमारे ख्याल से 2010 वर्ष के बाद जो है वो इतना बड़ा चेंज आया 2023 में, लेकिन वो चेंज परसिस्ट नहीं किया। 2024 में फिर डायरेक्ट थियोरेटिकल का वेटेज जो है वो 50 नंबर हो गया, 400 में। हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं 400 का, 250 में 160 नहीं, 400 में 160। ठीक, लेकिन फिर इसका वेटेज जो है 2024 में 50 हो गया। 2025 देखने के बाद ही कुछ कंक्लूड किया जा सकेगा। ठीक, डायरेक्ट थियोरेटिकल में राइटिंग अप्रोच सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उसमें आपको थियोरी लिखना है, डायग्राम देना है वगैरह। ठीक, नाउ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, इसका वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, 1/3 होता है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लाइक वाई viscosity of liquid decreases with increase in temperature but
इन गैस विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्सप्लेनेशन टाइप। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में ही अगर हम देखें तो अगर हमारे पास है कि डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ PF5 एंड ICl3 ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये थियोरेटिकल है। लेकिन डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज हाइयर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3, हाउएवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाइयर देन हाइड्रोजन। ये हमारा क्या है? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ठीक, तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का 1/3 डोमिनेशन है जो कि सदियों से कंटिन्यू हो रहा है, इसका कोई ये नहीं है। डेरिवेशन अनदर ये है कि 33% इसका कंट्रीब्यूशन है, डेरिवेशन 25%। डेरिवेशंस जनरली जो है वो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, डेरिवेशंस थर्मोडायनेमिक्स में है, डेरिवेशन आपका फेज में है, डेरिवेशन काइनेटिक्स में है। ठीक, और कहीं डेरिवेशन उतना ज़्यादा नहीं है जिसमें कि आपको रट्टा लगाना पड़े। टोटल 28 डेरिवेशन हैं इन टॉपिक्स को मिलाकर, बाकी 5-6 बाहर हैं। ठीक, नाउ अब ये आपका 42% जो बच गया, 42% में डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूमेरिकल का, ठीक, और थियोरेटिकल का। अप डाउन होते रहते हैं। न्यूमेरिकल को कभी कंप्रोमाइज डेरिवेशन से नहीं करता, न्यूमेरिकल को कभी कंप्रोमाइज लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से नहीं करता, न्यूमेरिकल को कंप्रोमाइज करता है थियोरेटिकल से। ठीक, अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा गया है जैसे कि इस बार, तो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन वाले कम होंगे। अगर न्यूमेरिकल कम पूछा गया है तो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन वाले ज़्यादा होंगे। ठीक, नाउ अब देखिए, ये तो आपका पैटर्न है जो अभी है, और 4 चीज़ों पे हमको फोकस करना है। न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, ठीक, थियोरेटिकल पे, लॉजिकल और डेरिवेशन। ये फिजिकल के 4 कंपोनेंट हैं। ठीक, व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? टैगलाइन फिजिकल केमिस्ट्री का है कि whatever mathematically represented must have some physical significance, and whatever physical significance, whatever physical quantity, it must have some mathematical representation. Like slope is a physical quantity, it is mathematically represented by ddx. है कि नहीं? है कि नहीं? dv by dt is a mathematical representation, but its physical quantity is speed or velocity, speed or ये acceleration, acceleration, rate of change of velocity per unit time। तो ये हमारे को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दें तो उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सपोर्ट करें, और जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं आए। वी नो गलत बात है। वी नो एच लैम्डा इज इक्वल टू h/p। वी नो का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं, सब थोड़े ही जानता था। डी ब्रॉगली बताया हमको, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली h इज लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब इस एक्सप्रेशन को हम धीरे से छोटा सा डेरिवेशन कर देंगे कि एनर्जी इज इक्वल टू mc², बट एनर्जी इज ऑल्सो गिवन बाय hc/λ फॉर ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इक्वेटिंग बोथ एनर्जी वी गेट दिस। ठीक, तो छोटा सा डेरिवेशन, फिर वैल्यू हम पुट कर देंगे। इस पे हम लोग फिर से आएंगे। ठीक, नाउ तो ये हमारा है टाइप
ठीक। नाउ क्वेश्चन टाइप, 5 नंबर, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स। कुछ समय में 20 मार्क्स भी इसमें हुए हैं, रिकवर्ड हुए हैं कि 20 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चन कुछ ईयर में हैं। ठीक। 5 नंबर का जो है डायरेक्ट आंसर, 10 मार्क्स, आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, आंसर विथ explanation, answer with elaboration, answer with elaboration plus significance। बात क्लियर। ठीक। इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको बता दें। ठीक। नाउ डिटरमाइन दी रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन having half life 0.05 per second फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी गिवन है तो हम फर्स्ट ऑर्डर इसको डिड्यूस कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि रेट कांस्टेंट में कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है। 5 नंबर का है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक सजेस्ट दैट K is equal to 2.303 upon T log A naught by A naught by A। ठीक। now by definition at T is equal to T half A is equal to A naught by 2, therefore K is equal to 2.303 log 2 upon T half, which give 0.693 upon T half, or T half is equal to 0.693 अपॉन K वैल्यू पुट करके डिटरमाइन कर दीजिए 5 नंबर में, बस इतना। ठीक। यही क्वेश्चन 10 नंबर का है। ठीक। 10 नंबर का है तो सबसे पहले इसके 2 कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक है T हाफ, एक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय A P product minus dA by dt is equal to K A first equation। ठीक। और that is integral of dA upon A is equal to minus K dt, second equation, which upon integration give K is equal to 2.303 upon T log A naught by A। देन 5 मार्क्स वाला फिर आ जाएगा, इसमें अटैच कर दीजिए कि हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज दिस। ठीक। 10 अगर यही 15 मार्क्स में है तो आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन ही बदल गया है।
आपका क्वेश्चन एक्चुअली है कि डिस्कस द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑब्टेन इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड ऑल्सो कैलकुलेट द हाफ लाइफ। ठीक, तो आपको पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ये डेरिवेशन पूरा करना पड़ेगा, ये डेरिवेशन आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक, कि log ऑफ a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू माइनस के टी और a इज इक्वल टू a नॉट e power minus kt, which is also known as Wille equation. Wille equation, that is exponential decay of concentration, दोनों प्लॉट भी आपको देना पड़ेगा, ये वर्सेस टाइम। स्ट्रेट लाइन प्लॉट इज गिवन बाय ln a is equal to minus kt plus ln a naught, that is ln a versus t give a straight line। ठीक, फिर टी हाफ को डिफाइन करके वैल्यू पुट करके के का के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। सो टी हाफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, वहाँ वैल्यू पुट करके कर दीजिए। और अगर 20 नंबर का है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सिग्निफिकेंस भी बताना पड़ेगा 5 एग्जाम्पल देकर। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन। ठीक, एक आपका जो है वो क्या हो जाएगा, एक केमिकल रिएक्शन, एक बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स whenever concentration of substrate is low। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल सरफेस केमिस्ट्री से, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड इज फर्स्ट ऑर्डर एट लो पार्शियल प्रेशर। फोटो केमिस्ट्री से, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, तो ये हम एग्जाम्पल्स देते जाएंगे और लास्ट में फिफ्थ एग्जाम्पल दे देंगे, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दैट्स वाई फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस वी चूज आइसोटोप हैविंग लो हाफ लाइफ। ठीक, लो हाफ लाइफ होगा बिकॉज T 99.9% इज इक्वल टू 10 times T हाफ। ये हम सिग्निफिकेंस और एग्जाम्पल ऐड कर देंगे 20 मार्क्स में। तो 5 नंबर से 20 नंबर तक का सफ़र हम लोग ऐसे किया, बस हमको एडिशन करते जाना है। हमको ये बात बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना है कि मार्क्स कितना है, क्योंकि मार्क्स अगर हाई होगा तो आपको ड्यू रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। अगर आप इसको ये समझिए कि आप इस एग्ज़ाम से बनते क्या हैं, बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, आईएएस बनते हैं। इसको पॉपुलरली आईएएस का एग्ज़ाम ही कहा जाता है, इन स्पाइट ऑफ फैक्ट कि इससे और भी जॉब हैं, बट पॉपुलरली आईएएस एग्ज़ाम कहा जाता है। अब आप डीएम हैं, है ना, आपके पास एक वार्ड कमिश्नर का फाइल आ गया, क्या करिएगा?
अगर वार्ड कमिश्नर का फाइल आ गया या कोई मुखिया जी का फाइल आ गया, आप क्या करिएगा? तो उसको पढ़ेंगे सर उसको पहले, फिर उसके बाद एग्जाम देंगे। तब आप ललित कला एकेडमी के चेयरमैन रहिएगा हमेशा, डिस्ट्रिक्ट मिलेगा ही नहीं। आप चुपचाप कर दीजिएगा, बड़ा बाबू फाइल देख लीजिएगा, इनका जो होता है इनको कर दीजिएगा। मुखिया जी को भी कह दीजिएगा कि बड़ा बाबू से आप कंसल्ट कर लीजिएगा, मुखिया जी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम हैं ना। बस तो वही सीएम साहब का फाइल आ गया तो आप तो भूल जाइएगा, ज़िंदगी भूल जाइएगा, बच्चे का बर्थडे भूल जाइएगा, रात भर अपने ही टाइप करवाइएगा, अपने सामने उसका प्रूफ रीडिंग भी आप ही करिएगा, टेबल में एक एक क्रॉस चेक करिएगा। क्यों? क्योंकि वार्ड कमिश्नर मुखिया आपका ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता और सीएम आपका ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो अब देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख लीजिए, 4 नंबर से ज़्यादा हम देंगे नहीं ना, एकदम नहीं। अब 20 नंबर में थोड़ा सा भी गलती की है तो हम 8 नंबर दे देंगे। बस आप वही लेके चलिए, पेपर को ऐसे देखिए, 5 नंबर वार्ड कमिश्नर मुखिया, 10 नंबर सांसद महोदय, ठीक, 15 नंबर स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, स्टेट में रहिए तो कैबिनेट वालों को कुछ मत, तो थोड़ा सा भी तवज्जो ना दीजिए, वो दिल्ली में हैं, ठीक, वो कुछ ना कर सकते। स्टेट मिनिस्टर, राज्य में जो मंत्री है उससे ध्यान में रखिए, 15 नंबर। अब 20 नंबर रेयरली आता है जो कि सीएम साहब होते हैं, अपने पहुंच गए, तब जो है आपका मामला ज़्यादा गड़बड़ होगा, ठीक। तो आप इसी, अब वही जियो केमिस्ट का एग्ज़ाम है, टेक्निकल एग्ज़ाम है, उसमें हम इतना राइटिंग अप्रोच पढ़ाते ही नहीं भाई, टू दी पॉइंट करो, और टू दी पॉइंट ना करोगे तो पेपर ही ना कंप्लीट होगा, क्योंकि वहाँ पर्पस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वहाँ पर्पस है टेक्निकल, या आप टू दी पॉइंट के कितना आंसर देते हैं। अब लैब में आप टाइट्रेशन आया है और आप कह रहे हैं बैठे बैठे कि ये करो बिवरेट लगाओ, ये सब आपको करना है ना। तो ये है, तो दोनों एग्जाम में फ़र्क ही है, केमिस्ट्री का फ़र्क ही, ठीक। हम जानते सब कुछ है, कौन नहीं केमिस्ट्री जानता है, बट हम रिप्रेजेंट कैसे करें ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट यू नो इज इम्पोर्टेंट, हाउ यू रिप्रेजेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप वहाँ कॉपी चेक करने वाले के पास बैठे नहीं हैं कि हमारे दिमाग में ये था, उसको बता तो नहीं सकते ना। तो ये हमारा है कि क्वेश्चन अब हम समझते हैं कि 5, 10, 15 में क्या कितना लिखना है, ये आप क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक। हम लोग इसी अप्रोच से करते रहेंगे। नेक्स्ट अब आ जाता है लास्ट थिंग कि सब कुछ पढ़ने के बाद रिवीजन। आपका जब सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो रिवीजन अप्रोच आपका क्या रहेगा। रिवीजन अप्रोच के समय हम आपका यूनिट का लिमिटेशन हटा देते हैं, पढ़ते समय स्ट्रिक्टली आप यूनिट को फॉलो करिए, क्योंकि आप गैसियस स्टेट एक बार पढ़े, फिर इलेक्ट्रो पढ़ना शुरू कर दिए, फिर ये पढ़ना शुरू कर दिए काइनेटिक्स, फोटोकेमिस्ट्री, फिर गैसियस स्टेट, फिर आप गैसियस स्टेट पे आए तो आपको दिक्कत होगा, बार बार उसमें थर्मोडायनेमिक्स का रेफरेंस होगा, तो आपको बार बार लेना पड़ेगा रेफरेंस। ऐसे आपका कंटिन्यूटी में चलेगा, थर्मो, फेज और गैसियस स्टेट तीनों लिंक टॉपिक हैं, ठीक। तो ये, लेकिन रिवीजन के समय हम जो है वो डिवीजन करते हैं स्मॉल टॉपिक, लार्ज टॉपिक। स्मॉल टॉपिक आप देखिए तो हर सेक्शन में है, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, फेज स्मॉल टॉपिक है, सरफेस स्मॉल टॉपिक है, फोटोकेमिकल
स्मॉल टॉपिक है, एफ ब्लॉक स्मॉल टॉपिक है। ये हम लेके चले 7 टॉपिक, पी ब्लॉक और आपका जो है बायो इनऑर्गेनिक, ये सारे छोटे टॉपिक हैं। सुने ही होंगे बचपन में, दोहा सुने हैं ना, सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। सुने हैं ना, इनका घाव बड़ा गंभीर होता है। ये छोटे टॉपिक हैं, लेकिन अगर आपको हम डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे 100 से 145 140 तक इनका कंट्रीब्यूशन है। 400 में 10-10 नंबर 5-5 नंबर जोड़ते जोड़ते ये पहुंच जाते हैं 100 से 140। इस साल 145 नंबर था इसका कंट्रीब्यूशन 2024 में। ठीक, ये है। इन टॉपिक्स को कभी इग्नोर नहीं करिएगा। रिवीजन करते वक्त ये टॉपिक मैक्सिमम आपको 3 दिन में ख़त्म होगा, मैक्सिमम 3 दिन, वो भी 3 डेज। थ्री आवर 3 डेज, 9 घंटे से ज़्यादा का ये टॉपिक नहीं है। कोई भी टॉपिक छोटे वाले ले लें, है क्या इसमें? 2 दिन थियोरी, 1.5 दिन थियोरी, 1.5 दिन न्यूमेरिकल। ठीक, ये छोटे टॉपिक हैं। इनमें छोटे टॉपिक में क्या है कि राइटिंग अप्रोच का कोई मतलब नहीं है। राइटिंग अप्रोच इतना ज़्यादा है ही नहीं कि आप कर सकेंगे। काइनेटिक्स में कि कितने वेरिएशंस आए, लेकिन आपको हम कैपिलरी, व्हाट इज द हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ऑफ रेडियस 0.5 मिलीमीटर, सरफेस टेंशन इज दिस। इसमें आप क्या कर सकते हैं, चाहे 5 नंबर हो या 10 नंबर हो। डायग्राम बनाएंगे, कैपिलरी फार्मूला लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। 10 नंबर में कैपिलरी फार्मूला डिराइव कर देंगे, जो कि 4 लाइन का है। बड़ा डेरिवेशन भी नहीं है, ना कोई डायग्राम है ना कुछ है। ठीक, तो ये 5 का हो 10 का हो, इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पे कोई फोकस नहीं है। इन टॉपिक से जनरली न्यूमेरिकल आते हैं, इन टॉपिक से जनरली न्यूमेरिकल की फ्रीक्वेंसी हाई है। अगर राइटिंग अप्रोच नहीं है और इस टॉपिक से आप 100 नंबर कर रहे हैं, लोएस्ट हम मान रहे हैं कि 100 नंबर आया है, 100 नंबर आया है, राइटिंग अप्रोच नहीं है, लोएस्ट हम मान के चले कि 70% आपको मार्क्स मिलेगा, तो 70 नंबर इसमें। लार्ज टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मो इलेक्ट्रो के बारे में हम स्टार्ट करते ही इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि ये अब हम लोगों पे बोझ बन गया है, बोझ बना हुआ है हम लोगों पे। इतना है, इतना सिलेबस है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी का, कंडक्टेंस का। बच्चे भी कहते हैं सर इतना पढ़ा दिए क्वेश्चन तो आया एनसीईआरटी वाला। पहले ये अच्छा टॉपिक था, हॉट टॉपिक था, जैसे कि हम पहले बताए हैं कि 110 नंबर एक बार आया है केवल इलेक्ट्रो से। तो ये है इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेशन प्लस ओएमसी, बड़ा टॉपिक है। काइनेटिक्स, बड़ा टॉपिक है। इनमें कंपलसरी वाले भी हैं, इनमें अगर देखा जाए तो सारे के सारे कंपलसरी हैं, सारे कंपलसरी हैं। ठीक, इनका रिवीजन हम बहुत ध्यान से करेंगे, इनका रिवीजन में हम ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक,
आप अगर ये देखिए तो ये 27 दिन में हो जा रहा है आपका। टोटल 9 टॉपिक हैं, 27 दिन में हो जा रहा है रिवीजन। रिवीजन करते समय जैसा कि दिसंबर तक आप बिल्कुल ना डरें। जो प्री करते रहते हैं वो अभी भी प्री कर रहे हैं। आप ऑप्शनल आराम से दिसंबर तक पढ़िए, 5 घंटे समय देके, ठीक, आराम से 5 घंटे समय देना था 27 दिन, ठीक, लेकिन 3 घंटे ही दिए हैं, तो बाकी 2 घंटा पैरेलल आप इस टॉपिक को चलाते रहिए। इनटू 27 डेज 54 आवर में आप कम से कम ये रिवीजन हो रहा है, ठीक। रिवीजन आपका टोटल 2 महीने 1.5 महीने, हम 2 महीने बहुत ज़्यादा बोले हैं, 2 महीने बहुत ज़्यादा बोले हैं, ये हम 27 दिन बहुत ज़्यादा दे दिए हैं। आपको ऐसा पता चलेगा क्लास के बाद जब आप रिवीजन करेंगे कि ये 2-2 दिन में हो रहे हैं, ठीक। तो आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि हम 90 दिन 100 दिन में रिवीजन पूरा ख़त्म कर लें दोनों पेपर का, ठीक। तो ये हमारा रिवीजन। अब इससे आप देखिए 150 नंबर भी अटेम्प्ट करते हैं, ठीक, 150 इससे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका राइटिंग अप्रोच बहुत ख़राब रहेगा, एवरेज रहेगा, 50% ही मार्क्स आएगा इससे, तो 75 इससे 70 + 75 145। अब मार्कशीट हम भेज देते हैं सबका, जितने बच्चे लास्ट 5 साल में सिलेक्ट हुए हैं और या जो इंटरव्यू दिए हैं, इंटरव्यू तक गए हैं, उनका पेपर 1 का मार्क्स देखिए। 140 से शुरू हुआ है और 155 पे जाके ख़त्म हुआ है, ठीक। इस अप्रोच से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है। अब इस अप्रोच में आप जैसे जैसे राइटिंग अप्रोच बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे आपका मार्क्स भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हम बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते, यही राइटिंग अप्रोच का इम्पोर्टेंस है। तो जो राइटिंग अप्रोच करते हैं उसमें आप अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक में है, 6 टॉपिक में है, ठीक। और जिनमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है राइटिंग अप्रोच रिप्रेजेंट करना, वो बस है कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि ये दोनों ही थियोरेटिकल हैं, ये दोनों ही थियोरेटिकल हैं, ठीक। तो ये हमारा जो है ये ओवरऑल आपका स्टार्टिंग से लेकर रिवीजन तक का है कि आप अप्रोच फोकस्ड क्या रखें। नाउ अब देखिए, अब आ जाता है आपका कि हम लोग क्या करेंगे 2.5 महीने में पेपर 1 में। तो हम लोग सबसे पहले उसी सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, ठीक। नोट्स आपका तैयार होना चाहिए, क्लास नोट्स, उसी को फोकस करेंगे, उसी को फोकस करेंगे। आप जहाँ कहीं बुक की ज़रूरत होती है हम आपको रेफरेंस दे देते हैं, या तो हम उसका उस टॉपिक का PDF दे देते हैं या उस पेज का दे देते हैं जो आपको ज़रूरत है, रेलिवेंट है। तो ये दूसरा चीज़ है कि ट्यूटोरियल्स को ज़रूर करिए, ट्यूटोरियल्स को ज़रूर करिए। PYQ है, टॉपिक वाइज हर टॉपिक में है, ठीक। ट्यूटोरियल उसको आप करते जाइए रिवीजन के नोट्स के पढ़ने के जस्ट बाद, ठीक। इसके बाद आप PYQ पे आइए, PYQ पे आइए, ठीक। टॉपिक वाइज
आपको ऐसा लगेगा कि हम ट्यूटोरियल में आधा से ज़्यादा कर लिए हैं, बट बैकअप के लिए हम ये आपको दे देते हैं कि अगर कोई छूट गया हो तो आप उसको भी कर लें। ठीक, चैप्टर आपका क्लोज होता है, चैप्टर आप क्लोज कर दीजिए। ठीक, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ठीक, अब सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस जो है वो कभी आता नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं आता, उसको लाना पड़ता है, वो आप ही का काम है। हम 25 सवाल कर लिए हैं, साइंस का एक लिमिटेशन है। अगर आप 25 क्वेश्चन करने के बाद भी कोई टॉपिक को नहीं समझ सकते तो आप 25,000 करने के बाद भी नहीं समझ सकेंगे। ठीक, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट मैथ में ही था। ठीक, मैथमेटिक्स में ही था, और मैथ का ये प्रिंसिपल है कि अगर 25 एग्जाम्पल से आप इंटीग्रेशन नहीं समझ सके तो आप 25,000 भी करते रहिए, आपको समझ में नहीं आएगा। और ये एक्सटेंट होता है सभी पे, साइंस के सभी पे एक्सटेंट होता है। तो आप इतना कर लीजिए। जैसे ही आपका ख़त्म होगा पेपर 1, वैसे ही आपके पेपर 1 का टेस्ट होगा। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, यूनिट 1, यूनिट 2 और टेस्ट 3 आपका फुल सिलेबस होगा। टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए। बहुत बच्चे टेस्ट से ही डर जाते हैं, टेस्ट देते ही नहीं, डरते रहते हैं कि अब और कर लेंगे, और तैयारी कर लेंगे, और तैयारी कर लेंगे तब देंगे टेस्ट। वो तैयारी कभी नहीं हो पाता, फिर प्री आ जाता है, फिर प्री नहीं होता, फिर अगले साल के लिए, फिर प्री हो गया, फिर प्री नहीं हुआ। तो जो है एक एंड पे टेस्ट हमेशा देते रहिए, क्योंकि वही आपके तैयारी को इवेलुएट करता है। और टेस्ट देने में कोई डर तो है नहीं, नंबर चाहे जो आए, सीखिएगा। नंबर अगर ज़्यादा आया तो क्यों आया, नंबर अगर कम आया तो क्यों आया, दोनों ही आपको लाभ करेगा। ठीक, दोनों ही आपको लाभ करेगा। ठीक, नंबर बहुत से बच्चे हैं, 2-3 बच्चों का हम एग्जाम्पल दें तो एक लास्ट ईयर IFOS में हो गया 75 रैंक है, और IIT मुंबई का है। ठीक, और उनका टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा मार्क्स आता था, लेकिन जस्ट अपोजिट हो जाता था एक्चुअल एग्जाम में, जस्ट अपोजिट हो जाता था। कई बार हमने ट्राई किया कि कारण क्या है, कारण क्या है, तो पेपर नहीं पूरा होता, ये कारण था। लास्ट अल्टरनेट IFOS ही बचा, तो वहाँ हम बोले कि भाई राइटिंग अप्रोच को कम करते हुए पेपर कंप्लीट करना सीखो। अगर लेंदी पेपर आया है तो अप्रोच को किया तो मार्क्स आया, सिलेक्शन हुआ। मार्क्स कॉन्स्टेंटली कम आ रहा है, उसका भी कोई ना कोई तो कारण होगा ना, जैसा कि साइंस है, कोई ना कोई कारण। कई बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज में इम्प्रूव करते हैं। पंकज वर्मा हिंदी मीडियम के थे, हिंदी मीडियम का भी हम टेस्ट सीरीज का कॉपी तो चेक कर ही देते हैं। तो उनका था पहले टेस्ट में 92 मार्क्स था, सेकेंड टेस्ट में 75 हो गया, थर्ड ऑनवर्ड 119 हुआ, फिर बढ़ता गया, फिर 141 पे आ गया, और उनको एक्चुअल मार्क्स भी उतना ही आया। पेपर 1 में 141, पेपर 2 में 146, उतने ही के बीच में रहा। तो जब तक आप इवेलुएट नहीं करिएगा तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर पाइएगा। तो टेस्ट जो है वो बहुत ही इंटीग्रल और क्रिटिकल पार्ट होता है आपके प्रिपरेशन का, इंटीग्रल प्लस क्रिटिकल होता है ये। तो ये आपका टोटल
यहाँ तक हम लोग जर्नी करेंगे। फिर हम लोग पेपर 2 स्टार्ट कर देंगे अप्रॉक्सीमेटली 24 अगस्त के आसपास। 20 से 24 अगस्त वाले वीक में हम लोग पेपर 2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक, पेपर 2 में स्ट्रेटेजी अप्रोच थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन ये वाला पेपर 2 के लिए भी रहेगा, ये पेपर 2 के लिए भी रहेगा आपका। ठीक, नाउ अब आ जाइए कि गैसियस स्टेट हम लोग अगर